हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे सेमी इम्पीरिकल मास फॉर्मूला। ठीक है, तो कहाँ तक कर लिया था हमने? कूलम्बिक एनर्जी निकाल ली थी। बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? EB इक्वल टू EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP। ठीक है, तो ये एनर्जीज हमने निकाल ली थी। हमारी दो एनर्जी बच रही EA और EP। ठीक है, EV क्या आई थी एक बार लिख लेते साइड में। EV हमारे पास वॉल्यूम एनर्जी क्या आई थी? AVA। ठीक है, ES क्या आई थी? सरफेस एनर्जी माइनस AS A⁴ और कूलम्बिक एनर्जी क्या आई थी? EC। ठीक है, EC इक्वल टू माइनस AC Z माइनस 1 A⁴ ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं एसिमेट्रिक एनर्जी। असम्मित ऊर्जा ये क्या होती है ये देखते हैं। ठीक है, जो एसिमेट्रिक एनर्जी क्या होती है इसको समझने के लिए N और Z के बीच हम एक ग्राफ खींचते हैं। N न्यूट्रॉन की संख्या और Z प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, N है ये हमारा, Z है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या है, ये न्यूट्रॉन की संख्या है। N को क्या लिख सकते हैं? A माइनस Z भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो लाइट न्यूक्लियोई होते हैं जिनका जो परमाणु भार होता है, मास होता है, वो कम होता है। जैसे एक का लगभग 20 जो भार है इससे कम हो, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट न्यूक्लियोई। तो और हमें पता है जो स्टेबल न्यूक्लियोई होती हैं, स्टेबल जो नाभिक होते हैं, उनके लिए कंडीशन क्या है? N/Z का मान 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। जो स्टेबल जो न्यूक्लियोई होते हैं उनके लिए N/Z का मान लगभग 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन की संख्या उनका मान लगभग बराबर होना चाहिए, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आए तो स्टेबल होगा। जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। लेकिन हमारा ग्राफ ऐसे ना आके थोड़ा सा यहाँ से ऐसा हमें मिलता है। ठीक है, इस कंडीशन पे क्या होती है? अब तुमको पता है कि जैसे जैसे हमारे न्यूट्रॉन की संख्या, जैसे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे Z की वैल्यू, मतलब ये लगभग 1 के इक्वल नहीं मिलेगा, मतलब उसका स्थायित्व कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो N और Z की मान में जितना विचलन होगा, जितना अंतर होगा, जितना इनमें ज़्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, तो उसका उतनी ही अनुपात में, उतने ही रेशियो में उसका जो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो जो ये इफेक्ट कहलाता है, जो ये ग्राफ ऐसे ना मिल के हमें ऐसे मिल रहा है, जो ये इफेक्ट कहलाता है, इसे ही एसिमेट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब एसिमेट्रिक इफेक्ट तो इसे बोलते हैं, लेकिन जब इस जो ये एसिमेट्रिक इफेक्ट है इसके कारण नाभिक की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, एसिमेट्रिक जो एनर्जी किसके कारण उत्पन्न हो रही है? जब न्यूट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है प्रोटॉन की संख्या से। ठीक है, इसके कारण जो एसिमेट्रिक इफेक्ट उत्पन्न होता है। एसिमेट्रिक इफेक्ट के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी इफेक्टेड होती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, तो जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है एसिमेट्रिक इफेक्ट के कारण वो N-Z के स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये N-Z क्यों लिया? क्योंकि एसिमेट्रिक इफेक्ट कब उत्पन्न हो रहा है? जब N की वैल्यू ज्यादा हो रही है Z से। तो N-Z कितनी ज्यादा हो रही है? मतलब नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इसके स्क्वायर अपॉन V, जो वॉल्यूम होता है वो। अब हमें पता है N को क्या लिख सकते हैं?
एन इक्वल टू क्या है, ए माइनस जेड, ठीक है। तो ई ए इक्वल प्रोपोर्शनल ए माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन वी। तो ई ए प्रोपोर्शनल ए माइनस 2z बाई वी, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जो कि नेगेटिव साइन के साथ आता है, माइनस ए माइनस 2z का स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो ये है हमारी एसिमेट्रिक एनर्जी। इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो या फिर ऐसे निकालते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला जो सेमी एम्पिरिकल मास का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट याद करने आसान होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये निकालने थोड़ी बैठेंगे, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एनर्जी हमारी है पेयरिंग एनर्जी। तो जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है जो हमारे न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं उनके ओड या इवन होने पर, ठीक है। सॉरी, ये ध्यान रखना, अपन ने वॉल्यूम कर दिया था। ये न्यूक्लियोनों की संख्या यहाँ ए आएगी, ठीक है। जो न्यूक्लियोनों की संख्या, टोटल न्यूक्लियोनों की संख्या में न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनका रेशियो देखा गया है, या तो ए है, ठीक है। ध्यान रखना इसको। अब नेक्स्ट है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी ईपी क्या होती है, ईपी इक्वल टू माइनस एपी अपॉन ए की पावर 3/4, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट तुम याद रखना। तो इसमें एपी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मेन इसका जो प्रोपोर्शनलिटी है वो ए की 3/4 के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो एपी की वैल्यू है वो 0 होगी जब एक अलग से सारणी बनाते हैं, एन ए हो है, एन है, प्रोटॉन की संख्या पी है और एन है, इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, और ये हमारा ए, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। अगर ये ओड है और ये भी ओड है तो द्रव्यमान संख्या क्या आएगी, इनका योग ही होती है, ओड आएगा, सॉरी इवन आएगी, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल देख लो, अगर ये ओड है 3 है, ये भी ओड है 3 है, तो 3 + 3 6, वो क्या है, इवन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, न्यूट्रॉन की संख्या ओड है और जो हमारी प्रोटॉन की संख्या इवन है, ओड इवन होने पर ओड आता है। न्यूट्रॉन की संख्या इवन है, प्रोटॉन की संख्या ओड है, तो क्या आएगा, ओड आएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या इवन है हमारे पास और प्रोटॉन की संख्या इवन है, तो इवन ही आएगा। 2 कंडीशन में हमें ओड मिलता है, 2 कंडीशन में इवन मिलता है, ठीक है। तो एपी की वैल्यू है जो ये कांस्टेंट है, एपी की वैल्यू 0 होगी। कौन सी कंडीशन में 0 होगी, जब ए ओड हो। ए ओड 2 कंडीशन में है, जब एन ओड हो, जेड इवन हो, जब एन इवन हो, जेड ओड हो, ठीक है। इन कंडीशन में हमें एपी की वैल्यू 0 मिलेगी। नेक्स्ट, अगर एपी की वैल्यू -33.5 होगी, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ये कब होगी, जब ए हमारा इवन हो। अब ए इवन 2 कंडीशन में, ए इवन 2 कंडीशन में, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। इसमें भी आगे एक केस है कि -33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन ए इवन होने पर होगी। ए इवन 2 कंडीशन में है, तो एक कंडीशन जब यहाँ पर दोनों इवन हो, जेड एंड जो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या है वो दोनों इवन हो, मतलब इस वाली कंडीशन में ही एपी की वैल्यू -33.5 होगी। नेक्स्ट केस है एपी इक्वल टू +33.5, ये कब होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब ए तो इवन हो, ठीक है। ए इवन हो, ए इवन 2 कंडीशन में, लेकिन आगे जब एन और जो जेड है दोनों, एन और जेड दोनों ओड हो, उस कंडीशन में हमें +33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है एपी की वैल्यू,
ठीक है। तो जो भी API हमारे पास ACI, AI, EAI, EPI, ECI, जो भी एनर्जी की वैल्यू आई वो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, वो कल करते हैं, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।